जी पार्ट में इसको डायग्राम को थोड़ा सा अगर देखो तो ये 37 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 37 डिग्री होगा। यानी कि मीडियम की बाउंड्री के साथ जब पार्टिकल एंटर कर रहा है उस समय पे एंगल क्या बना रहा है, 37 डिग्री बना रहा है। तो इस तरह से कुछ घूमेगा, वी क्रॉस भी अगर करेंगे तो सेंटर कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका पाथ कुछ ऐसे होने वाला था, तो यहाँ पे ड्रॉ करोगे अगर में तो कुछ ऐसे होने वाला होगा, और इस तरह से वो 37 डिग्री पर ही निकल जाएगा। तो आपको तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर देखना होता है, ठीक है ना। देख सकते हैं हम, ये 53, ये 37, तो ये भी एंगल क्या हो गया 37, और ये भी हो गया 37। उसने इतना टोटल एंगल सबटेंड किया है सेंटर पर। टाइम स्पेंड अब आप सिंपली बता ही सकते हो, टाइम स्पेंड क्या हो जाता है, एंगल सबटेंडेड बाय ओमेगा। ओमेगा होता है बी क्यू बाय एम, और थीटा, थीटा हमें मिल चुका है कितना 74 डिग्री। तो 74 डिग्री को हम किस में बदल देंगे, रेडियन में, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 37 पाई एम बाय 90 बी क्यू। समझ आया। सिर्फ आपको ये देखना है कि सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन q, m and an alpha particle are projected from the same point with same speed as shown in the figure. Find the separation between them when they exit the magnetic field. तो एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन को सेम पॉइंट से सेम स्पीड देके प्रोजेक्ट किया गया मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। आपको बताना है जब वो रीजन को एग्जिट करेंगे तो उनके बीच की सेपरेशन क्या होगी। अभी तो देखो, बेसिकली दोनों ही कैसा बात करेंगे, तो दोनों ही सेमी सर्कुलर पाथ के ऊपर चलने वाले हैं। अब क्योंकि दोनों का मास और चार्ज अलग अलग है, हमें पता है प्रोटॉन का मास हमें दिया गया है m और चार्ज दिया गया है q, तो अल्फा पार्टिकल के लिए मास हो जाएगा 4m और चार्ज हो जाएगा 2q। तो दोनों की जो रेडियस होगी पाथ की वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो देख सकते हैं अगर एक पार्टिकल यहां से एग्जिट किया है इस तरह से और दूसरा पार्टिकल यहां से एग्जिट किया है, तो उनके बीच की सेपरेशन यही तो हो जाएगी, और यही आपको फाइंड करनी है। तो अगर मैं रेडियस निकालूं प्रोटॉन की, तो वो तो मिल जाएगी हमें कितनी, mv बाय बी क्यू, फॉर्मूला याद है। क्योंकि रेडियस निकालूं मैं अल्फा पार्टिकल की, तो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 4mv बाय बी इंटू 2q, यानी कि 2mv बाय बी क्यू। ये हो गई रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल की। समझ आया। अब आपको क्या करना है, दोनों एग्जिट पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन बतानी है। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, गलती जो बच्चे कर देते हैं वो ये कर देते हैं, वो दोनों की रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पर दोनों की रेडियस आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करनी है, आपको दोनों का डायमीटर सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये डिस्टेंस माइनस ये पूरी डिस्टेंस जो होगी वही तो हमें x मिलेगा। तो x सिंपली जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ प्रोटॉन। तो ये मिल जाएगा 2 कॉमन ले लो, ये हो गया 2mv बाय बी क्यू माइनस mv बाय बी क्यू, यानी कि आंसर क्या आएगा 2mv बाय बी क्यू। तो जिन्होंने भी mv बाय बी क्यू आंसर दिया है उन्हें अपनी गलती समझ आ गई होगी। आप रेडियस को सब्ट्रैक्ट करके नहीं बता सकते, ये डायमीटर का डिफरेंस है तो वो रेडियस के डिफरेंस का डबल हो जाता है। अब ये जो चीज थी ये बेसिकली प्रिंसिपल होता है किसका, मास स्पेक्ट्रोमीटर का। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर किसे बोला जाता है, तो मान लो कि आपके पास एक सैंपल है, ठीक है ना, जिसमें कि ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। एक सैंपल है जिसके अंदर की ढेर सारे पार्टिकल्स आपके पास हैं, और आप चाहते हो कि आप उन्हें सेपरेट कर सको। एक पर्टिकुलर पार्टिकल है जिसे आप सेपरेट करना चाहते हो। मान लो वैसी चीज है कि आपके पास एक अल्फा पार्टिकल हो, ठीक है ना, एक हीलियम प्लस पार्टिकल हो, इस तरह से हो, यानी सब पे चार्ज अगर सेम हो और सबका मास अलग हो, और आप किसी एक पार्टिकल को अलग सेपरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सिंपली आप एक पर्टिकुलर रीजन में क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हो। फिर जो आपका पार्टिकल्स का मिक्सचर है इसे एक्सेलरेट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस देके, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हैं अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी qv से बढ़ जाती है। तो qv इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहां से आप क्या करते हो, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करा देते हो। एक्सेलरेट कराने के बाद हम उन्हें किसी एक पॉइंट से क्या करते हैं, मीडियम के अंदर एंटर कराते हैं, और कुछ इस तरह से एंटर कराते हैं कि उन सभी की स्पीड क्या रहे, सेम रहे।
ऐसा जब हो जाता है तो फिर आप कह सकते हो कि सभी अपना सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं, और क्योंकि सभी का मास अलग अलग है तो सभी की रेडियस क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हम पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि मान लो हमें कोई मिक्सचर था, उसमें से प्रोटॉन को बाहर निकालना था, तो हमें प्रोटॉन का चार्ज पता है, हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वो पता है, हमें प्रोटॉन का मास पता है, ठीक है ना। तो हमें प्रोटॉन की स्पीड पता लग जाती है। जब आपको प्रोटॉन की स्पीड पता लग गई यहां से एंटर करते हुए, तो आप उसकी रेडियस भी कैलकुलेट कर लेते हो mv/bq से। और एक बार हमने प्रोटॉन की रेडियस कैलकुलेट कर ली, तो यहाँ एग्जिट पॉइंट पर हम क्या कर देते हैं, एक कलेक्टर लगा देते हैं उतनी ही डिस्टेंस पर, यानी डायमीटर की डिस्टेंस पर। तो फिर क्या होगा, कॉम्बिनेशन यहाँ से एंटर करेगा सभी पार्टिकल्स का मिक्सचर, सभी की रेडियस अलग अलग है तो सभी अलग अलग सर्कुलर पाथ पे चलेंगे, और प्रोटॉन आपका क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली यूज किया जाता है अगर आपके सैंपल में सभी का चार्ज सेम हो, इसलिए चार्ज कोई फैक्टर नहीं बचता, फैक्टर क्या बच जाता है, मास। क्योंकि सभी को स्पीड भी सेम दी गई है, सभी का अगर चार्ज भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही सेम, तो सिर्फ मास के बेसिस पे आपने पार्टिकल्स को क्या किया है, सेपरेट किया है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर बोल देते हैं। समझ आई बात। तो कोई ऐसी टर्म यूज कर सकता है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन जो आपको दिया उसमें इस तरह लिखा जा सकता था कि एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर यूज्ड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देयर एग्जिट पॉइंट्स। तो आपको समझना है, कुछ खास बात नहीं है, ये प्रिंसिपल होता है उसका, ठीक है। क्वेश्चन देख लो जरा अगला। A charged particle q, m is projected with speed v in a medium as shown. Find the average acceleration of the particle till it exits the magnetic field. तो एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताना है जब तक वो एग्जिट नहीं करता, ग्रेविटी को निग्लेक्ट करते हुए। बताओ क्या आएगा, तो देख लेते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आपको पता है एवरेज एक्सेलरेशन हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो पार्टिकल की वेलोसिटी दो डायरेक्शन में है, एक तो इस तरफ है v cos 60 डिग्री यानी कि v/2, और एक इस तरफ है v sin 60 डिग्री यानी कि v√3/2। पाथ कैसा होगा वो भी पता है हमें, पाथ सर्कुलर सेमी सर्कुलर होगा इस तरह से, और पार्टिकल इतने ही एंगल पे 60 डिग्री पर ही क्या कर जाएगा, एग्जिट। जब वो एग्जिट करेगा उस समय ये एंगल आपको पता है 60 डिग्री होगा, ये स्पीड v होगी, तो यहाँ कंपोनेंट क्या आएगा, v/2, और यहाँ आएगा v sin 60 डिग्री यानी कि v√3/2। तो अगर देखा जाए तो वेलोसिटी सिर्फ किस डायरेक्शन में चेंज हुई है, y डायरेक्शन में चेंज हुई है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी तो क्या है, सेम है। तो x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं। y डायरेक्शन में मैं चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, डेल्टा v जो y डायरेक्शन में आ जाएगा वो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई v√3/2, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी तो वो कैसी है, नेगेटिव है, तो उसे भी लिख, ये माइनस ऑफ माइनस होगा, ठीक है ना, नेगेटिव था इसलिए प्लस हो जाएगा v√3। अब बस आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है, हमें पता है v क्रॉस b अगर आप करोगे तो सेंटर कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया गया है, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, और ये एंगल फिर से क्या हो जाएगा 60, ये भी क्या होगा 60। तो टोटल एंगल सबटेंडेड थीटा ये कितना हो गया 120 डिग्री अपॉन ओमेगा, ये आ जाएगा टाइम स्पेंड। तो टाइम स्पेंड मिल जाएगा 120 डिग्री यानी कि 2π/3, और ओमेगा होता है bq/m, तो ये आ गया आपके पास टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन आप बता सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी जो कि है v√3 बाय टाइम जो कि है 2πm/3bq, तो ये आ गया 3√3/2 bqv/πm, ये आ गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। समझ आया, ये माइनस ऑफ माइनस। तो अगर आपका मीडियम सफिशिएंट विड्थ का है, सफिशिएंट विड्थ होने का मतलब ये हुआ कि हम पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से एंटर करवा रहे हैं, और मान लो कि मैंने 90 डिग्री पे एंटर कराया है, तो आपको पता है कि पार्टिकल निकलना चाहता है यहां से भी 90 डिग्री पर ही, और वो पाथ कैसा फॉलो करना चाहता है, तो पाथ वो सेमी सर्कुलर फॉलो करना चाहता है। तो अगर ये जो विड्थ है आपके मैग्नेटिक रीजन की, जिसे मैं अगर d बोल देता हूं,
ऑब्वियसली सेंटर यहाँ लाई किया है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी बाउंड्री से पार्टिकल की वो होगी r। अगर आपका d ग्रेटर देन r हो तो हम जानते हैं कि पार्टिकल पूरा सेमी सर्कल कंप्लीट कर लेगा और यहां से एग्जिट कर जाएगा सेम स्पीड के साथ। तो अगर इसका डिफ्लेक्शन पूछा जाए कितना आया है, तो आप देख सकते हो इनिशियली ये ऊपर की तरफ जा रहा था और फाइनली नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोनों डायरेक्शंस के बीच का एंगल कितना है, पाई है, यानी कि पार्टिकल आपका पाई रेडियन से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन क्या हो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो विड्थ है वो इनसफिशिएंट हो जाए, यानी कि हम केस ले रहे हैं व्हेन d इज लेस देन r, यानी जो आपने मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कंसिडर किया है d, ये छोटा है किससे, r से। तो अब आप पार्टिकल को इस तरह से अगर एंटर करवाते हो 90 डिग्री पे, तो ऑब्वियसली वो पूरा सर्कुलर पाथ तो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, सेमी सर्कुलर पाथ। तो जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचेगा और इस तरफ कुछ चल रहा होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो चुकी है तो उसके ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाएगा और पार्टिकल इसी तरह से क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो आप देख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और फाइनल वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है। तो अगर पूछा जाए कि एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, तो इसे मैं बोल सकता हूं एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा। समझ आ रही बात, यही हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये चीज किस केस के लिए, जब विड्थ क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है ना, रेडियस से। तो मान लो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ये विड्थ है आपकी d, और यहां से पार्टिकल एंटर करवा देते हैं। सबसे पहले सेंटर पता करें तो v क्रॉस b से हमें दिख रहा है सेंटर जो है कुछ यहाँ लाई करने वाला होगा, तो ये मैं बोल देता हूँ सेंटर, और ये दूरी हो गई रेडियस r। r की वैल्यू पता है हमें कितनी होगी, mv/bq। अब ये पूरा पाथ तो कंप्लीट कर नहीं पाएगा, ये कुछ इस तरह से चलेगा और यहां से फिर क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो ये जो एंगल है थीटा, यही है आपका एंगल ऑफ डिविएशन। इसी को कैलकुलेट करना है हमें। मैं सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो हमें ये पता है ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि पार्टिकल हमेशा पाथ के टेंजेंशियली मूव कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ है तो, ठीक है। ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल फिर से हमें मिल गया क्या, थीटा, और ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे इसे ज्वाइन कर दूं और ये ट्राइंगल फॉर्म कर दूं, तो आप देख सकते हो ये डिस्टेंस आपको पता है d है, और ये डिस्टेंस आपको पता है रेडियस है r। तो यहां से हम बता सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा आपका आ जाएगा d/r, या एंगल ऑफ डिविएशन थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स d/r, जहां d है विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन और r है रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। क्या समझ आया सबको? तो इस तरह से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एंगल ऑफ डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सेम चीज है, आपसे कोई एवरेज एक्सेलरेशन का क्वेश्चन कर सकता है, तो आपको बस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप मिनिमम विड्थ वाले क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। उसमें मैंने 3 केसेस ले लिए हैं, मिनिमम विड्थ ऑफ अ रीजन टू एग्जिट ऑन दी सेम साइड, ठीक है ना। तो देखो अगर आपने विड्थ बड़ी रखी है किससे, रेडियस से, तो आपको पता है पूरा सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो जाएगा और वो सेम साइड पे एग्जिट कर जाएगा। मान लो कि आपने क्या किया है, विड्थ को जस्ट इक्वल कर दिया है रेडियस के, तो फिर ऐसे केस में हम कह देते हैं कि पार्टिकल जस्ट अपने सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर पा रहा है और वो सेम साइड पे एग्जिट कर जाएगा। और तीसरा केस वही है जो हमने अभी देखा, अगर आप विड्थ ऑफ मीडियम को कम कर देते हो रेडियस से, तो फिर वो अपना सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट नहीं करवाता और किसी एंगल से क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जस्ट वाला केस होता है, ठीक है ना। जैसे अगर आपने d = r दिया है, ठीक है, जैसे वो यहाँ पे पहुंचेगा, अगर हम ये मान लें कि अब मैग्नेटिक फील्ड लगना बंद हो गया है, तो सीधा सीधा कैसे चला जाएगा, इसी तरह से मूव करने लग जाएगा, अंदर की तरफ फोर्स लगना अगर बंद हो जाए, तो फिर डिविएशन हो गया आपका 90 डिग्री से, ठीक है ना। लेकिन अगर जस्ट उससे थोड़ा सा बड़ा रीजन है, तो फिर कैसा हो जाता है, कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक, कंप्लीट सेमी सर्कुलर ट्रैक हो जाता है। तो वहां मैंने जो हेडिंग लिखी थी वो ये लिखी थी कि आपको मिनिमम विड्थ बतानी है ताकि वो कर सके अपना सेमी सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट। तो मिनिमम वाले केस में भी आप क्या कंसीडर कर लेते हो कि जब d = r हो जाएगा, तब वो क्या कर लेगा, अपनी सेम साइड पे लौट के आ जाएगा, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में मिनिमम वाला केस दिया है तो। लेकिन हाँ बात सही है, अगर d = r है और तब आपसे डिविएशन पूछा जाए, एग्जैक्टली d = r देखे, तो वो 90 डिग्री आना चाहिए।
ठीक है ना, और हम कह देंगे कि पार्टिकल कैसे चला जाता है, पैरेलल टू दी बाउंड्री ऑफ मीडियम। और मिनिमम वाले केस में ये वही है, एनएलएम में जैसे हम जस्ट वाला केस करते थे ना, तो इक्वली करना होगा। अब तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। साइन थीटा आप लिख दोगे डी बाय आर, यानी कि एम वी बाय 2bq, और रेडियस तो होता ही क्या है, एम वी बाय bq, तो ये आ गया 1/2, तो थीटा यहां से आपको मिल गया 30 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे बी पार्ट के लिए साइन थीटा यह रहेगा 4/5 एम वी बाय bq, और रेडियस हमें पता है एम वी बाय bq, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/5, साइन थीटा 4/5 हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। किसी को कोई डाउट? ठीक है भाई, सी पार्ट का बता दो आंसर। सी पार्ट में क्या आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन आपको बताना है। इस बार मैग्नेटिक फील्ड रीजन जो है वो स्प्लिट किया गया है। पहले कुछ रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, फिर कुछ बिना मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, फिर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो जब वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तब तो हम कह सकते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितने एंगल पे यहां से एग्जिट किया होगा उतने ही एंगल पे चल रहा होगा। फिर जैसे ही वो अगले वाले मैग्नेटिक रीजन को एंटर करेगा, यहाँ पे फिर से हम देख सकते हैं कि वो फिर से क्या करेगा, डिविएट होगा यहाँ से, और फाइनली इस तरह से कुछ निकल जाएगा एंगल बनाते हुए। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। तो ऐसा सोच के देखो कि बीच में अगर गैप नहीं भी होता तो भी तो सेम ही चीज होती। पूरा अगर मैग्नेटिक रीजन होता तो आप ये सोच के देखो, डायरेक्शन सिर्फ कहां से कहां बदली है, यहां से यहां डायरेक्शन बदली है, और उसके बाद एज इट इज वो एंटर किया है जैसा यहां से एग्जिट किया है, और फिर इस तरह से डायरेक्शन बदली है, ठीक है ना। तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि इनको अगर आप ज्वाइन भी कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल डिविएशन मिल जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो मैं यहाँ पे डिविएशन निकाल लेता हूं और फिर मैं यहाँ पे डिविएशन निकाल दूंगा। समझ आ रहा है? क्या कहोगे आप कहोगे साइन थीटा ये क्या हो जाना चाहिए, तो टोटल विड्थ आपकी कितनी हो जाएगी, टोटल विड्थ हो जाएगी 3/5 एम वी बाय बी क्यू प्लस एम वी बाय 2bq बाय रेडियस जो कि है एम वी बाय bq। समझ आया? तो ये आपको कितना मिल जाएगा देख लो जरा, 11/10। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका 11/10 आ गया, यानी ये 1 से बड़ा आ चुका है। इसका मतलब क्या है, आप देखो टोटल विड्थ जो है वो रेडियस से ज्यादा भी हो चुकी है। क्योंकि टोटल विड्थ रेडियस से ज्यादा हो चुकी है, इसका मतलब पार्टिकल पूरा सर्कल घूम चुका होगा। यहां तक वो जितना एंगल घूम चुका था, उसके बाद यहाँ पे घूमने के लिए उसने जितना एंगल लिया, अब उसका सर्कुलर पाथ कंप्लीट हो जाएगा और घूम के सेम ही रीजन में वापस से क्या कर गया होगा, एग्जिट कर गया होगा। समझ आ रही बात? क्योंकि आपका साइन थीटा क्या आ गया, बड़ा आ गया। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप यहाँ पे θ1 निकाल लो और यहाँ पे θ2 निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, तो उसमें गलती क्या है, उसमें गलती यह है कि आपने यहां से एंगल पहले मेजर किया है θ1, ठीक है ना। उसके बाद जो डिविएशन का आप दूसरा एंगल भी कैलकुलेट कर रहे हो, वो आप सोच रहे हो कि आपने यहां से मेजर कर लिया है ये वाला एंगल, ठीक है ना। जहां से मतलब यहां से वो एंटर किया है इस तरह से और एग्जिट किया है वो कुछ इस तरह से, तो आपको लग रहा है कि आपने ये वाला एंगल मेजर कर लिया है और आप दोनों एंगल्स को ऐड कर दे रहे हो, पर ऐसा नहीं है ना। आप तो इसका सेंटर निकालोगे तो वो सेंटर इस लाइन के ऊपर ही नहीं आएगा, वो सेंटर तो कुछ यहाँ पीछे आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? आपने सोच लिया यहाँ पे तो हमने ये मेजर कर लिया, डी इसको मान लिया था, आर इसको मान लिया था, तो ये θ1 हमारे पास आ गया था क्योंकि पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर किया था। लेकिन क्या यहाँ पे पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है? नहीं। तो यहाँ तो सेंटर तो कुछ मीडियम के बाहर आएगा ना, तो फिर जो एंगल सबटेंडेड होगा वो तो कुछ अजीब से ही आएगा। समझ आ रही बात? तो आपको सोचना क्या था, सोचना यह था कि भाई ये मैग्नेटिक रीजन है, यहाँ घूमता है पार्टिकल, ये मैग्नेटिक रीजन है, यहाँ घूमता है पार्टिकल, तो बीच में जो गैप है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैं दोनों मैग्नेटिक रीजन को क्या कर देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं, और वो जो टोटल विड्थ आएगी उसे मैं कंसीडर कर लूंगा विड्थ ऑफ द मीडियम। समझ आ रही बात? अब यहाँ डेटा मैंने ऐसा ले लिया था कि वो 1 से बड़ा आ गया। 1 से बड़ा आने का मतलब भी कोई गलत नहीं है आंसर। 1 से बड़ा आने का मतलब है कि पार्टिकल का डिविएशन आप बता दो कि कितना हो जाएगा, पाई, कि वो सेम साइड पे घूम के क्या आ गया है, वापस आ गया है। लेकिन मान लो कि ये छोटा आता 1 से, तो फिर जो भी एंगल निकल रहा होता हम वो वैल्यू बताते। क्लियर है? तो अगर किसी भी तरह से आपको इस तरह से मीडियम दिए गए हो जो कि सेपरेटेड हो,
तो आपको क्या याद रखना है कि जो विड्थ ऑफ मीडियम हम कंसिडर करेंगे वो सभी की विड्थ का समेशन होगा, ना कि इंडिविजुअल एंगल्स को निकाल के ऐड करना है। मेरा पॉइंट यहाँ पे बताने का ये था। क्लियर है क्या? इसका मतलब मेरे हिसाब से समझ गए होगे कुछ कैसा हुआ होगा। कहानी कुछ ऐसी हुई होगी कि ये इस तरह से आया होगा, कुछ यहां तक डिविएट हुआ, फिर वैसे ही यहाँ पे एंटर किया और ये विड्थ इतनी ज्यादा थी कि वो पूरा पाथ घूम के वापस निकल गया। ठीक है ना, जितने एंगल पे इस मीडियम। अब समझ आ गया होगा क्या आ जाएगा। साइन थीटा आप कह दोगे दोनों विड्थ का समीशन, यानी कि एम वी बाय 4BQ प्लस एम वी बाय 4VQ, यानी कि एम वी बाय 2BQ बाय रेडियस एम वी बाय BQ, जो कि आपको मिल जाएगा कितना 1/2। यहां से थीटा आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, बल्कि अगर आप यहाँ पे θ1 निकालते हो या θ2 निकालते हो तो आपका आंसर आता है 2 sin इनवर्स 1/4। ठीक है, और दोनों अलग वैल्यूज हैं तो गलत है, याद रखना आपको मीडियम की टोटल विड्थ लिखनी होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल टिल इट एग्जिट्स द मैग्नेटिक फील्ड। वही क्वेश्चन जो मैंने बोला था, आपको एवरेज एक्सीलरेशन बताना है। हाँ भाई देख लेते हैं। तो एवरेज एक्सीलरेशन आपका हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है ना, हमें पता है इस तरह से कुछ पार्टिकल डिविएट होगा और कुछ ऐसे एग्जिट करेगा, स्पीड तो सेम ही रहेगी v, ये होगा एंगल ऑफ डिविएशन थीटा। विड्थ हमें दी गई है कितनी, विड्थ आपको दी गई है mv/2bq। तो आप निकाल सकते हो एंगल ऑफ डिविएशन साइन थीटा, ये हो जाना चाहिए क्या d, यानी mv/2bq बाय रेडियस यानी कि mv/bq। तो ये मिल गया हमें 1/2, या थीटा आपको मिल गया कितना 30 डिग्री। तो इनिशियल स्पीड अगर मैं लिखूं, मैं इसे आई कैप मान लेता हूं और इसे जे कैप मान लेता हूं, तो इनिशियल स्पीड आ जाएगी वी आई कैप। फाइनल स्पीड को हम लिख सकते हैं, थीटा मिल गया 30 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा v cos 30 डिग्री यानी v√3/2 आई कैप प्लस v/2 जे कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगी फाइनल माइनस इनिशियल, वो हमें मिल जाएगी v√3/2 माइनस v आई कैप प्लस v/2 जे कैप। तो ये मिल गई आपको चेंज इन वेलोसिटी। टाइम स्पेंड की बात की जाए, टाइम कितना स्पेंड होगा, तो टाइम आप बता सकते हो, टाइम हो जाएगा एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। तो वो भी हमें पता है कि सेंटर कुछ यहाँ लाई करेगा, और जो एंगल ऑफ डिविएशन आता है थीटा, वही होता है एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। यानी थीटा की वैल्यू तो कितनी है हमारी 30 डिग्री या π/6। तो टाइम स्पेंड हो जाएगा एंगल सबटेंडेड π/6 अपॉन BQ/m, जो कि है हमारा ओमेगा। ठीक है ना, तो वेक्टर फॉर्म में चाहो तो दोनों को डिवाइड कर दो, और स्केलर फॉर्म में चाहते तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा अपॉन ये टाइम। ठीक है, क्योंकि गंदा सा आया तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। एवरेज एक्सीलरेशन जो आपको मिल जाएगा वो हो जाएगा v√3/2 माइनस v आई कैप प्लस v/2 जे कैप अपॉन πm/6pq। समझ आई उनके लिए तो हमें पता ही होता है कि डी मिनिमम क्या हो जाना चाहिए, अगर सेम साइड पे एग्जिट करना है तो वो रेडियस के इक्वल हो जाना चाहिए, यानी कि mv/bq। इस केस में जाएगा वो पैरेलल टू मीडियम के इस तरह से, पर जस्ट हम कह सकते हैं कि इससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर वो अंदर आ जाएगा, सेम साइड पे आ जाएगा। अलग क्वेश्चन जो है, अच्छा क्वेश्चन, वो है बी पार्ट। बी पार्ट का बताओ जरा क्या आएगा। हाँ भाई, तो देखो इसका पाथ कैसा होगा, तो हमें पता है 37 डिग्री पे एंटर किया है। सबसे पहले सेंटर की लोकेशन निकालें, तो v क्रॉस b से सेंटर कुछ यहाँ लाई करेगा। ठीक है ना, तो पाथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, और ये कुछ इस तरह से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो जो मिनिमम विड्थ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो हमें निकालना था। ये भी एंगल क्या आएगा 37 डिग्री। समझ आ रहा है, ये आपका 37 डिग्री है, ये हो गया आपका 53 डिग्री, तो ये आपका फिर से क्या हो गया 37 डिग्री। अब जो मिनिमम विड्थ होनी चाहिए ताकि वो सेम साइड पे एग्जिट करे, वो ये होनी चाहिए मिनिमम विड्थ। तो इससे सिंपली आप क्या कह सकते हो, ये दूरी r है तो ये हो गई r cos 37 डिग्री, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है r है, ये है r cos 37, और ये पूरा है क्या r। तो जो x है आपका, उसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई, x आपको मिल गया r1 माइनस cos 37 डिग्री। तो वो आपको मिल गया r इंटू 1 माइनस cos 37 डिग्री 4/5,
यानी कि r/5। रेडियस हमें पता है mv/bq, तो mv/5bq। समझ आया? सिंपल है। किसी को कोई डाउट? सी पार्ट का बता दो आंसर। अभी तो सबसे पहले सेंटर पता करते हैं v क्रॉस b से। अगर आप v क्रॉस b करोगे तो सेंटर आना चाहिए था नीचे, लेकिन इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो सेंटर आपका कुछ यहां लाए करेगा और पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा होगा और वो यहां से एग्जिट करेगा सेम एंगल 53 डिग्री पे। समझ आ रहा है? तो अब जो मिनिमम विड्थ आपको चाहिए वो ये विड्थ है, ठीक है ना, जो कि क्या हो जाएगी, जो कि हो जाएगी आपकी इतनी डिस्टेंस तो r है, और यहां पे आप देख सकते हो ये एंगल 53 डिग्री है, तो ये एंगल 37 डिग्री, ये 53 और ये भी हमें क्या मिल गया 53 डिग्री। ये अगर 53 डिग्री मिल गया है, ये रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस भी आपको मिल जाएगी कितनी, ये डिस्टेंस हो गई r cos 53 डिग्री। तो टोटल जो डिस्टेंस है विड्थ वो आपको मिल जाएगी कितनी, r प्लस r cos 53 डिग्री, यानी कि r 1 प्लस cos 53 डिग्री 3/5। तो ये मिल जाएगा हमें 8/5r या फिर 8 mv/bq। तो ये मिनिमम विड्थ होनी चाहिए क्या, रीजन की। कोई डाउट किसी को? ठीक है, ध्यान देना, चार्ज नेगेटिव होगा तो फिर सेंटर कहां बनता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है v क्रॉस b के। परमानेंट गलत कैसे हो गया भाई तुम्हारा, ध्यान दो थोड़ा। तो यहां खत्म होता है हमारा पहला केस। पहला केस क्या था, अब तक सब भूल ही गए होंगे हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे थे मोशन ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी तक आपने पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया है वो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री बनाते हुए या परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट किया। तो हमें पता चला कि पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे चल सकता है या फिर सर्कुलर आर्क के ऊपर मूव कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह से वो मीडियम में एंटर कर रहा है। समझ आई क्या बात? यहाँ पे हमने रेडियस निकालना सीखा है, टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा है और एंगल ऑफ डिविएशन निकालना सीखा। तो ये पहला केस था जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल क्या था, 90 डिग्री था और पाथ हमें मिला कैसा, सर्कुलर। सेकेंड केस आ जाता है आपका जब आपका एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर या तो पैरेलल हो जाएं या एंटी पैरेलल हो जाएं। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आपका वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी राइट की तरफ हो या पार्टिकल की वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ हो, तो आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा पार्टिकल के ऊपर वो कितना लगेगा, 0 लगेगा। अगर पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स 0 लग रहा है तो पार्टिकल कैसा जाएगा, अनडिविएटेड मूव करने वाला है। अनडिविएटेड मूव करेगा यानी कि पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। या आप कह सकते हो पार्टिकल की वेलोसिटी ही कांस्टेंट रहेगी, जहां डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। खत्म। क्या किसी को कोई डाउट है? तो ये सेकंड केस था, काफी छोटा सा, सादा, सिंपल। ठीक है, अब तीसरा केस जो आ जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो केस 3 है आपका जब एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री और 90 डिग्री, यानी ना तो 0 डिग्री है, ना 180 है, ना 90 डिग्री है, कुछ ओब्लिक एंगल है अगर, तो फिर उसका पाथ कैसा होगा। तो मान लेता हूं ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है B और आपने पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी है इस तरह से V, और ये कुछ एंगल बना रहे हैं थीटा, जो कि ना 0 है, ना 180 है और ना ही 90। तो फिर पाथ कैसा होगा, तो वो समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली आप पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले लो। यहाँ पे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो आ जाएगा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसे मैं कह सकता हूँ v cos थीटा, और एक आ जाएगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड,
जिसे मैं कह दूंगा v sin थीटा। समझ आई क्या बात? अब दोनों केसेस हम पढ़ चुके हैं। ये केस है जब वेलोसिटी है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये केस है जब वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक। आपको पता है वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड के केस में पार्टिकल का पाथ एक स्ट्रेट लाइन होता है, और आपको पता है वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड के केस में पार्टिकल का पाथ एक सर्कल होता है, और इसके पास दोनों वेलोसिटी है, तो इसका पाथ भी कैसा होगा? दोनों होंगे। तो दोनों पाथ जब आपस में मिल जाते हैं तो पाथ कुछ ऐसा दिखता है। इसे कम पढ़े लोग लिखे लोग स्पाइरल कह देते हैं, ठीक है ना, पर ये स्पाइरल नहीं है, इसे हम बोलते हैं हेलिक्स, ठीक है ना, या हेलिकल पाथ। इसमें और स्पाइरल पाथ में अंतर क्या है? तो आपको ये याद रखना है कि स्पाइरल जो होता है वो एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है। स्पाइरल इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है ना, जिसमें रेडियस चेंज होती रहेगी कंटिन्यूअसली, जबकि हेलिक्स एक 3 डायमेंशनल फिगर होगा, ठीक है, स्प्रिंग की तरह, बिल्कुल सही बोला, ये एक स्प्रिंग की तरह होगा, और आप देख सकते हो कि इसमें रेडियस कैसी आ रही है? यूनिफॉर्म आ रही है, और लगातार ये क्या हो रहा है? आगे बढ़ता जा रहा है। समझ आ रही बात? तो इसमें और स्पाइरल में अंतर पता होना चाहिए, गलती से भी इसे स्पाइरल नहीं बोलना है, ठीक है ना। तो पाथ जो है वो कैसा है? हेलिकल है या हेलिक्स पाथ है, और बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है किसका? सर्कुलर पाथ का और स्ट्रेट लाइन पाथ का। तो यहाँ पे क्लियर समझ आ रहा होगा कि पैरेलल वेलोसिटी तो इसे चलाना चाहती है स्ट्रेट लाइन के पाथ पे, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी इसे चलाना चाहती है सर्कल के पाथ पे, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। तो अब इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप देख सकते हो क्योंकि एक सर्कल बन रहा होगा इस तरह से, कई सारे सर्कल बन रहे हैं, तो सभी सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है जो यहाँ ग्रीन कलर से शो की गई है, उसे आप बोलते हो एक्सिस ऑफ हेलिक्स, ठीक है ना। एक्सिस हो जाती है किसकी? हेलिक्स की। बेसिकली कॉम्बिनेशन, बेसिकली लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, उसे आप बोल देते हो एक्सिस ऑफ हेलिक्स। फिर आप देख सकते हो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है एक्सिस से r, इसे हम नाम देते हैं रेडियस ऑफ हेलिक्स, ठीक है ना, क्योंकि पार्टिकल कंटिन्यूअसली इतनी ही सेपरेशन पे एक्सिस से घूम रहा होगा। आप इसे अगर यहां से देखोगे ना, आगे से देखने की कोशिश करोगे, तो आपको सिर्फ एक सर्कल दिखेगा। अगर आप आगे से देखो इसे, तो आपको सिर्फ एक क्या दिखने वाला है? सर्कल दिखने वाला है, और पार्टिकल इस तरह से दिख रहा होगा, पर दरअसल पार्टिकल क्या है? आपकी तरफ चलता हुआ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाती है क्या? रेडियस ऑफ हेलिक्स। और एक तीसरी टर्म जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। तो पिच हो जाता है बेसिकली एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच का सेपरेशन, और इसे आप बोल देते हो पी से पिच, पिच ऑफ हेलिक्स। तो और अच्छी डेफिनेशन अगर पिच ऑफ हेलिक्स की बोली जाए तो ये हो जाता है बेसिकली लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्योंकि आपको पता है कि पार्टिकल गोल गोल भी घूम रहा है और सीधा सीधा भी चल रहा है, तो एक पूरा गोल चक्कर काटने में कितनी दूरी वो आगे बढ़ जाता है, उसे आप कह देते हो क्या? पिच ऑफ हेलिक्स। क्या सबको क्लियर हुआ? तो पॉइंट क्या क्या हो गए कि एंगल अगर ऑब्लिक है, ना तो 0 ना 180 ना 90, तो पाथ जो होगा वो कैसा होगा? हेलिकल पाथ होगा। हेलिकल पाथ स्पाइरल पाथ नहीं होता है। हेलिकल पाथ की एक एक्सिस होती है जो कि होती है सारे सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ पार्टिकल, बेसिकली पार्टिकल जिस सेपरेशन पे घूम रहा है एक्सिस से, उसी को बोल देते हैं रेडियस ऑफ हेलिक्स। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड पिच ऑफ हेलिक्स। क्या ये क्लियर है सबको? तो अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि ऐसा केस है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है B, ये है पार्टिकल की वेलोसिटी v, और ये एंगल है थीटा। तो पाथ तो हमें पता लग चुका है, पाथ तो जो है वो हेलिकल पाथ होने वाला है। अब आपको ये भी पता है कि एक वेलोसिटी v पैरेलल है जो कि है v cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर है जो कि है v sin थीटा। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होगी, तो रेडियस ऑफ हेलिक्स हम साफ साफ बता सकते हैं। रेडियस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो जो वेलोसिटी सर्कल पे चलाना चाहती है वही तो रेडियस से रिस्पॉन्सिबल है। तो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो है वो है v sin थीटा। तो रेडियस को सिंपली मैं फॉर्मूले में क्या रख दूंगा? mv परपेंडिकुलर बाय bq। जो हमारा फॉर्मूला होता था mv बाय bq,
उसमें आप पूरी वेलोसिटी सर्कल पे नहीं घुमा रही है, बल्कि सिर्फ परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी सर्कल पे घुमा रही है, इसलिए हम क्या पुट कर देंगे, वी परपेंडिकुलर। अगर ऐसा केस हमें दिया हुआ है तो रेडियस मिल जाएगी एम वी साइन थीटा बाय बी क्यू। आई होप सबको क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हो जाता है आपका रेडियस ऑफ हेलिक्स। अच्छा, इसी में अगर पूछ लिया जाए टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन, तो वो भी आप बता सकते हो। टाइम पीरियड की खास बात यही थी जब हमने निकाला था कि टाइम पीरियड आया था इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। यहां सर्कल पे घुमाने के लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ वी परपेंडिकुलर वाली है, यानी उसका मैग्नीट्यूड वी से कम है, लेकिन उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइम पीरियड की टर्म में वेलोसिटी की टर्म आती ही नहीं है। तो टाइम पीरियड तो अभी भी क्या रहने वाला है, 2πm/bq। सर्कल पे पूरा घूमने के लिए टाइम पीरियड इस केस में भी क्या आ जाता है, 2πm/bq ही आ जाता है। सबको क्लियर है? और आखिरी चीज हम निकाल लेते हैं जिसे हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। तो वो तो आपको पता ही है, पिच हो जाएगी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इन वन रेवोल्यूशन। तो पिच को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, वी पैरेलल और इनटू टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। इस डायग्राम के हिसाब से करते हैं तो वो हो जाएगी वी कॉस थीटा इंटू 2πm/bq। बताओ भाई, अब किसी को डाउट है तो बोलो, पूरी कहानी में कोई डाउट किसी को? तो मान लो कि इस तरह की सिचुएशन है, मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरफ दी गई है और वेलोसिटी इस तरह से दी गई है 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। आपको बताना है टाइम पीरियड क्या होगा, और नहीं बताना टाइम पीरियड, बेसिकली आपको बताना है रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होगी, पिच ऑफ हेलिक्स क्या होगी और एक्सिस ऑफ हेलिक्स क्या होगी। तो ये आपका आई कैप है, देख लेना सभी लोग ध्यान से, जिनको आता है वो भी देख लो। ये आपका जे कैप है। सबसे पहले क्या करना होगा, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें मिल जाएगी वी पैरेलल वी कॉस 30 डिग्री यानी कि v√3/2, और यहाँ आ जाएगी वी परपेंडिकुलर यानी कि v/2। आपसे पहले रेडियस पूछी गई है, सिंपली बता दोगे एम, वी की जगह बस क्या आ जाएगा, v/2/bq। कोई डाउट किसी को? सिंपल है, एम v/2/bq। सेकेंड केस क्या था, सेकेंड केस में आपको बतानी है पिच। तो पिच भी बताना आसान है, वो हो जाएगी पैरेलल वेलोसिटी यानी कि v√3/2 और इनटू टाइम पीरियड, वो तो फिक्स ही रहता है 2πm/bq, यानी वो हमें मिल जाएगा कितना, वो मिल जाएगा आपको √3π/vm/bq। तो ये मिल गई आपको क्या, पिच। तीसरी चीज है वो है एक्सिस ऑफ हेलिक्स। आपको एक्सिस की इक्वेशन बतानी है। तो एक्सिस क्या होगी, ऐसा इमेजिन करो v क्रॉस b आप करोगे तो आपको सेंटर की पोजीशन मिल जाएगी। तो इस केस के लिए अगर मैं v क्रॉस b करता हूं तो वो मुझे मिलेगा इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन यानी कि क्या हो गया, अगर ये ओरिजिन है तो इनटू द प्लेन यानी कि माइनस के कैप। क्या सबको बात समझ आ रही है? आप v क्रॉस b करके देखो तो आएगा इनटू द प्लेन, ठीक है ना। रेडियस कितनी आ गई है, रेडियस हम पहले ही निकाल चुके हैं, एम v/2/b। यानी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, आई कैप को इधर बना लूं मैं बाहर की तरफ, और जे कैप को मैं अगर ऊपर बना दूं और यहां बना दूं मैं माइनस के कैप, तो आप साफ साफ देख सकते हो कि पार्टिकल कुछ इस तरह से घूम रहा होगा। तो इस लाइन पे, ये जो लाइन है बेसिकली ऐसे सारे सेंटर को ज्वाइन करने वाली, वही तो कहलाएगी एक्सिस, और ये है रेडियस आर। तो एक्सिस को मैं क्या बोल सकता हूं, सिंपली z इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, माइनस एम v/2/bq। बेसिकली z इज इक्वल टू माइनस आर आपको दे दे रहा है क्या, इसकी इक्वेशन। तो सभी केसेस में q, m आपका पार्टिकल है जिससे प्रोजेक्ट किया गया है एज शोन। आपको यही तीनों चीजें बतानी है, रेडियस, पिच ऑफ हेलिक्स और एक्सिस ऑफ हेलिक्स। बता दो जल्दी से। तो v पैरेलल आ गया होगा v cos 37 यानी कि 4v/5, और v परपेंडिकुलर आ गया होगा v sin 37 यानी कि 3v/5। अब बस रेडियस तो क्या हो जाएगा, एम वी परपेंडिकुलर बाय बी क्यू, यानी कि एम वी 3/5 एम वी बाय बी क्यू। समझ आया सबको? दूसरा आपको बतानी थी पिच। तो पिच हो जाएगी पैरेलल की स्पीड यानी कि 4v/5 इंटू टाइम पीरियड जो कि है 2πm/bq, यानी कि 8π/5 mv/bq। क्लियर हुआ सबको?
तीसरी चीज आपको बतानी है एक्सिस। तो हम देख सकते हैं v क्रॉस b की डायरेक्शन फिर से किधर आने वाली है, इनटू द प्लेन आने वाली है। अंदर माइनस जेड एक्सिस है और वो आपका जो हो जाएगा एक्सिस सिंपली हो जाएगा z इज इक्वल टू माइनस आर, यानी कि माइनस 3mv/5v3। कोई डाउट किसी को? पूरी रफ्तार से सेकंड का बता दो बी पार्ट का। ठीक है, तो एक आ जाएगा आपके पास, देखो फील्ड से परपेंडिकुलर v परपेंडिकुलर आ जाएगा v cos 53 यानी 3/5v, और v पैरेलल आपको मिल जाएगा v sin 53 यानी 4/5v। तो रेडियस हम बता सकते हैं, परपेंडिकुलर लिखना होता है तो 3/5 mv/b3। दूसरा आपको पिच बतानी है तो हो जाएगी पैरेलल स्पीड यानी कि 4v/5 इंटू 2πm/b3। बस अब आपको बताना है एक्सिस। तो एक्सिस के लिए जरा v क्रॉस b आप करोगे तो आएगा आउट ऑफ द प्लेन। v क्रॉस b करोगे वो आएगा आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन कौन सी एक्सिस है, इस पे भी आपको ध्यान देना था। ये है z एक्सिस, ये है x एक्सिस। x क्रॉस y होता है आपका z, तो x एक्सिस कहां होगी, इनटू द प्लेन होगी। तो बाहर की जो एक्सिस है वो आपकी है माइनस आई कैप। समझ आ रहा है? तो जो इक्वेशन होगी एक्सिस की, क्योंकि सेंटर किधर आ रहा है v क्रॉस b, वो आ रहा है बाहर की तरफ, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस रेडियस। तो ध्यान देना किस एक्सिस पे वेलोसिटी है, कहां प्रोजेक्ट किया गया, उसके हिसाब से बताना होगा। किसी को कोई डाउट? प्लस एक्स या वाई माइनस एक्स कैसे पता लगा? बेटा ये पता होना चाहिए आपको कि आई क्रॉस जे होता है के। तो यहां देख लो जरा, अगर आप जे क्रॉस के कर रहे हो तो क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए, वो आया इनटू द प्लेन। वेक्टर में सिखाया जाता है जे क्रॉस के करोगे वो आएगा इनटू द प्लेन, तो वो है आई, बाहर वाला हुआ माइनस।